नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। और अभी हम जानने वाले हैं बेल्जियम मॉडल के बारे में। बेल्जियम मॉडल ये आपके क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में से पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, उससे संबंधित है। और बेल्जियम मॉडल क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके किसी न किसी परीक्षा में आ ही जाते हैं, और फाइनल जो परीक्षा होता है, एनुअल की जो परीक्षा होता है, उसमें आता है ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में। ये प्रश्न हर हाल में आ ही जाएंगे। तो आइए जानते हैं बेल्जियम मॉडल को। तो बेल्जियम मॉडल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं बेल्जियम के बारे में पूरा। तो बेल्जियम यूरोप महादेश का एक देश है। कौन महादेश का? यूरोप महादेश का। और बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम किसके किसके बीच में है? फ्रांस, नीदरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्समबर्ग होता है। ये हो जाएगा लैक्समबर्ग। तो इन 4 देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है बेल्जियम। अगर वहाँ की जनसंख्या की बात करें तो भारत के जो राज्य हैं हरियाणा, तो हरियाणा के जनसंख्या का लगभग आधा है वहाँ की जनसंख्या। कहाँ की जनसंख्या? बेल्जियम की जनसंख्या। बेल्जियम की इसकी जो राजधानी है, तो राजधानी बेल्जियम की कहाँ है? तो राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब हमको जो बात करना है वहाँ के जाति के बारे में, तब हम वहाँ के सत्ता की साझेदारी को समझ पाएंगे, और आगे फिर हम लोग जानेंगे सत्ता की साझेदारी होता क्या है। तो जाति बनावट सबसे पहले 59% जो लोग हैं वे लोग रहते हैं फ्लेमिश इलाके में। किस इलाके में रहते हैं? फ्लेमिश इलाके में। और वे सब डच हैं, डच बोलने वाले लोग हैं। फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, डच बोलने वाले लोग हैं। बाकी के बच गए 40-41% होता है। तो ये जो है सो वेलोनिया इलाके में रहते हैं, वेलोनिया इलाके में रहते हैं, जो कि भाषा फ्रेंच का बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% अगर हम देखें तो वहाँ पर 1% जर्मन बोलने वाले भी लोग रहते हैं, जो कि दोनों इलाकों में मिले हुए हैं। कहाँ कहाँ? तो फ्लेमिश इलाके में भी और वेलोनिया इलाके में भी। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप हमेशा फंस जाइएगा कि डच और फ्रेंच बोलने वाले किन की संख्या ज़्यादा थी। तो आप याद रखना, डच को डी लिख लेना और इसको एफ लिख लेना। तो डी फॉर दरिदर याद रखना। दरिद्र हिंदी में होता है, अपने खोटा भाषा में उसको दरिदर बोलते हैं। तो दरिद्र जो होते हैं वो ज़्यादा संख्या में होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और इससे संबंधित याद रखना, ये ज़्यादा संख्या में थे लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। दरिद्र हम इसलिए बोले चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। आर्थिक कमज़ोर कौन थे? तो डच लोग। और आर्थिक रूप से मजबूत जो थे वो कौन थे? फ्रेंच लोग। सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें, और उसके बाद अगर हम देखें उनका शिक्षा के क्षेत्र में भी, तो डच जो है फ्रेंच के अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर थे। तो ये हो गया पूरे जर्मनी की।
अगर हम यही बात करें किनके बारे में, तो जर्मनी की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में इसकी जनसंख्या सिर्फ 20% थी और इसकी जनसंख्या 80%। अब ये याद कैसे रहेगा, तो ये ध्यान रखना है राजधानी शहर है, शहर में मजबूत लोग बस पाते हैं, जो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं वही लोग रहते हैं। तो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत फ्रेंच लोग थे, तो शहर में वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। चलिए, अब इनमें जो है सो प्रॉब्लम क्या थे और फिर हम बेल्जियम मॉडल में क्या पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर अंत तक बने भी रहिएगा। आइए देखते हैं बेल्जियम मॉडल की। तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रकार के जाति वहाँ पर रह रहे हैं बेल्जियम में, और अलग अलग प्रकार की जाति, जो कुछ अमीर लोग हैं फ्रेंच हैं, गरीब लोग हैं डच हैं, तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष होगा। और जब संघर्ष होगा तो फिर उसका निदान खोजा जाएगा, उसका उपाय खोजा जाएगा। और फिर बेल्जियम ने जो उपाय खोजा उसी को हम लोग बोलते हैं बेल्जियम मॉडल। अगर बेल्जियम मॉडल आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो कम से कम आपको 6 पॉइंट लिखने होते हैं, और उन सारे 6 पॉइंट को हम लोग यहाँ जानेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उससे न छूटे। तो सबसे पहला चीज़ बेल्जियम मॉडल जो है, तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में उनके संविधान में 4 संशोधन हुए। संविधान में कुल 4 संशोधन। हम प्रमुख पॉइंट समझ रहे हैं और उसको याद भी कैसे कर लेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला चीज़ जो है 1970 से 1993 के बीच में संविधान में कुल 4 संशोधन किए। कितने संशोधन किए? 4 संशोधन किए। बस ये याद रखना पहला पॉइंट में 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम में उनके संविधान में 4 संशोधन हुए। वहाँ के नेताओं ने 4 संशोधन किए, और जो संशोधन करके फाइनली जो बात आई, तो जो फाइनली बात आई, तो फाइनली बात ये आई, पॉइंट नंबर पहला, कि केंद्रीय सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी, डच और फ्रेंच दोनों भाषाई समुदाय लेते हैं के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। देख लीजिए पहला में क्या हुआ, डच और फ्रेंच जो केंद्र में सरकार बनेंगे। देखिए सरकार 2 प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर, एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार, तीसरे प्रकार भी है सामुदायिक सरकार। तो उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनेगी उसमें डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले मंत्री जो होंगे बराबर संख्या में होंगे, ना तो कोई कम होंगे और ना ही कोई ज़्यादा होंगे। ये पॉइंट नंबर पहला था। दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया कि कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं
जब दोनों भाषा के समूहों के संसद बहुमत में होंगे। अगर संविधान में किसी भी प्रकार का विशेष कानून बनाया जाना है तो तब बना सकते हैं जब दोनों भाषा के मतलब हैं डच और फ्रेंच वाले दोनों वहाँ पर मौजूद रहेंगे और दोनों बहुमत में रहेंगे। अगर कोई एक पक्ष वाले बहुमत में अगर नहीं है, दूसरा पक्ष वाला चाह रहा है कि इस प्रकार का बदलाव हो या विशेष कानून बने, तो नहीं बनेगा। जब दोनों समुदाय वाले मिल के बोलेंगे कि हाँ इस प्रकार के कानून बनने चाहिए, तब बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। तो हम लोगों ने अभी कुल 3 पॉइंट को समझ लिया। यहाँ पर देखिए बेल्जियम मॉडल में अगर क्वेश्चन आते हैं और अगर आप 6 पॉइंट लिख लेते हैं तो 5 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है इसमें हम देख लेते हैं फिर से। 1970 से 1993 के बीच में कुल 4 संशोधन किए, पहला पॉइंट में। दूसरा, डच और फ्रेंच दोनों समुदाय के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी, इक्वल होगी, मतलब जितने डच मंत्री होंगे उतने ही फ्रेंच मंत्री होंगे। जर्मन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। विशेष कानून तब बनाए जाएंगे जब दोनों भाषा समूह के लोग, दोनों भाषा समूह के संसद वहाँ पर मौजूद होंगे और वे बहुमत में होंगे। अगर कोई जो है अल्पमत के बारे में बात करते हैं तो फिर वहाँ पर नहीं बनाई जाएगी। अब अगला चीज़, आगे 3 पॉइंट जो है उनको भी देख लेते हैं ताकि आपका एकदम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से ना छूटे। तो अगला जो पॉइंट है उसमें केंद्र की अनेक शक्तियाँ, राज्य सरकार के जगह हम यहाँ क्षेत्रीय सरकार अगर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर राज्य के नाम से नहीं, क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। तो क्षेत्रीय सरकार इसलिए बोल रहे को दे दी गई है। वहाँ पर 2 अलग अलग क्षेत्र थे, एक वेलोनिया था और दूसरा फ्लेमिश था। तो ये दोनों अलग अलग थे, तो दोनों राज्यों को, दोनों सरकारों को दे दिया गया। यहाँ पर क्षेत्रीय सरकार जो हैं केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। क्षेत्रीय सरकार केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगे। अधीन नहीं होंगे। समझने वाली बात यह है कि क्षेत्रीय सरकार जो है अगर केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगे तो फिर केंद्र सरकार जैसा चाहेगा वैसा ही काम करना होगा। तो यहाँ पर ऐसा किया गया कि क्षेत्रीय सरकार को बना दिया गया और उनको शक्ति दे दी गई जो केंद्र सरकार से काट के दिया गया। और यह भी कहा गया क्षेत्रीय सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, मतलब वो अपना कुछ विकास का काम या फिर जो है सो अपने भाषाई, अपने समुदाय, अपने क्षेत्र के बारे में काम कर सकते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगे तो केंद्र सरकार के ही अधीन। लेकिन कुछ शक्तियां जो दिया गया उसमें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सारे शक्तियों में, कुछ शक्तियां दिया गया जिसमें वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं। एक चीज़ और, राजधानी ब्रुसेल्स की सरकार में भी दोनों समुदायों
के मंत्रियों की संख्या समान होगी। राजधानी ब्रुसेल्स में जो सरकार बनेंगे उसमें भी मंत्रियों की संख्या समान होगी। क्यों होगी? चूँकि केंद्र में डच भाषी ने और फ्रेंच भाषी ने मंत्रियों की संख्या बराबर की, तो राजधानी में भी बोला गया कि मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। और एक सबसे बड़ी और अहम पॉइंट, तीसरे स्तर की सरकार, ये तीसरे स्तर की सरकार क्या है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार बनेंगे। कौन बनेंगे? सामुदायिक सरकार बनेंगे। और ये जो सामुदायिक सरकार होगा किसी एक खास भाषा वाले ही चुनेंगे। मतलब दो सामुदायिक सरकार हो जाएंगे, एक फ्रेंच वालों का अलग और एक डच वालों का अलग। अगर फ्रेंच वालों का है तो फ्रेंच भाषी लोग ही सिर्फ चुनेंगे। और वे सामुदायिक सरकार जो है वो क्या करेंगे? तो सामुदायिक सरकार अपने भाषा, अपने संस्कृति, अपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार के अलावे एक सामुदायिक सरकार भी होगी, जो अपने समुदाय के शिक्षा, संस्कृति और भाषा के बारे में विचार करेंगे। सामुदायिक, एक चीज़ और यहाँ लिख लेना है, सामुदायिक सरकार का जो चुनाव होगा किसी एक भाषा समुदाय के तहत ही होगा। चलिए ऊपर में हम लिख देते हैं इसी को। इसके बाद सामुदायिक सरकार का चुनाव किसी एक भाषा के समुदाय के द्वारा की जाएगी। तो हम लोग अभी जाने बेल्जियम मॉडल को। इसमें आपको कितना लिखना है बेल्जियम मॉडल में यह भी जाने, और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।